दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से आज के रिवीजन लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, यूनिट नंबर 3 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। देखो भाई देखो, सबसे पहले यूनिट 1 का नाम क्या था? यूनिट नंबर 1 का नाम था जनरल नेचर। जनरल नेचर, तो हम लोगों ने नेचर देखा। नेचर देखने के बाद हम लोग कहां पे गए? रिलेशनशिप में, रिलेशंस बिटवीन पार्टनर। रिलेशंस ऑफ पार्टनर हम लोग का कौन सा था? यूनिट नंबर 2। एंड उसके बाद अब बोले कि ये रिश्ता तो भाई बढ़ रहा है, इसको और बढ़ाते हैं, इस रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इस रिश्ते का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कभी ना कभी तो मन भर जाएगा ना, मन भरिया। तो मन भरने के बाद या फिर हम लोग का जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस रिश्ते को खत्म कर देंगे। जब ये रिश्ते को खत्म करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। तो हम लोग ने सबसे पहले नेचर देखा यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 2 में रिलेशन बना लिए, यूनिट नंबर 3 में रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे रिलेशन का, और साथ ही साथ इसको खत्म भी कर देंगे। तो यही अपना 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, इतना ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 2 से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 2 से। पार्टनरशिप में जब भी क्वेश्चन आएगा तो यूनिट नंबर 2 का ज्यादा वेटेज रहेगा, क्योंकि भाई जानते हो क्वांटिटी भी तो ज्यादा थी, है कि नहीं। चलो अब हम लोगों को देखना है एक एक करके, ये पूरा यूनिट हम लोग निपटा देंगे, एकदम मक्खन माफिक निपटाएंगे। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं हूं, भाई आया है सारा करा के जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन, क्या फर्म्स का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? आंसर यस। किसके पास कराना पड़ेगा? तो हम लोग का एक पर्सन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार। जो रजिस्टर मेंटेन करे, जो कोई भी लोग रजिस्टर ऑफ फर्म्स मेंटेन करे उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जैसे कंपनी में होता है उसी तरीके से रजिस्ट्रार इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी होता है। भाई रजिस्टर जो मेंटेन करता है उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। तो इसको हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोलते हैं। इस पर्सन के पास हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और ये पर्सन जब सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ सारा डॉक्यूमेंट एकदम अच्छा है, जबरदस्त है, सब कुछ सही है, तो ये हम लोग को क्या दे देगा? रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, हम लोग को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। तो हम लोग सबसे पहले एक एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या देंगे? एप्लीकेशन देंगे। अब है कि कहां देंगे, किस लोकेशन के रजिस्ट्रार को हम लोग देंगे? तो जहां आपका बिजनेस सिचुएटेड है, या आपका ऑलरेडी अगर बिजनेस चल रहा है तो जहां आपने बिजनेस सिचुएट कर रखा है, या फिर अगर आप नया नया बिजनेस खोलने ही वाले हो और अपने बिजनेस को खोलते ही रजिस्टर करवाने वाले हो, तो जहां पे आपका बिजनेस प्रपोज टू बी सिचुएटेड है, जहां बिजनेस को आप सिचुएट करने वाले हो, वहां पे आपका क्या होगा? वहां पे आप मतलब एप्लीकेशन देके चलोगे उस रजिस्ट्रार को। कब दे सकते हो? एनी टाइम, कभी भी दे सकते हो, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। मतलब फॉर्म को कभी भी आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हैं? रजिस्टर कर सकते हो। जब जागो तभी सवेरा, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ है नहीं। अब बोला कि स्टेटमेंट जो हम लोग देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें क्या क्या चीजें होगी, उसमें क्या क्या चीजें होगी? तो एक तो सबसे पहले प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देंगे। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म नंबर है? फॉर्म नंबर 1 है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है फॉर्म नंबर, लेकिन मैं बता दूं कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यानी कि फॉर्म नंबर 1 में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद फीस लगेगी, आपको फीस देनी पड़ेगी, बिना पैसे के कुछ काम ना हो, तो हम लोग को पैसे देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग को कुछ कुछ इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा अपने को? फर्म नेम देना पड़ेगा, फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, मतलब आप प्रिंसिपली मतलब आपका ऑफिशियल प्लेस कहां है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, ये बताना पड़ेगा। क्या आपका अदर ब्रांचेज भी है, क्या क्या अदर लोकेशन भी आप बिजनेस करते हो क्या, ये भी बता दो भैया, ये भी आपको बताना पड़ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनर्स, ज्वाइनिंग डेट क्या था आपके यहाँ, जो भी पार्टनर्स है उनको ज्वाइनिंग डेट क्या है ये बताना पड़ेगा। फुल नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स के आपको क्या करने पड़ेंगे? उनके फुल नेम एंड क्या देने पड़ेंगे? परमानेंट एड्रेस। एंड फॉर्म आप जो बनाए हो क्या एक फिक्स पीरियड के लिए बनाए हो या पार्टनरशिप एट विल है, मतलब
हमेशा हमेशा के लिए हम आ रहे हैं साथ में, क्या ऐसा इंटेंशन है कि आपका, ये सारा चीज आपको लिख के देना पड़ेगा, ये सारा चीज आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। और जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो उस पे साइन कर देंगे, उस पे क्या कर देंगे, साइन कर देंगे और वेरीफाई करेंगे कि सारे के सारे चीज जो है, सारे के सारे मैटर्स जो हम लोगों ने दिए हैं वो पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से सही है। ईच सिग्नेचरी मस्ट वेरीफाई, सिग्नेचरी कौन होंगे, तो वही भाई अपने जो अपने पार्टनर्स हैं वही कहलाएंगे। अब एक बात देखो, आप क्या सारा नाम यूज कर सकते हो क्या, आप हर नेम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्या, बोलता है पार्टनरशिप एक्ट हम लोग का, बोलता है कि सारे नेम यूज नहीं कर सकते। इसमें से कुछ बातें तो ऐसी है जो कि ऑलरेडी उठा ली गई, कहां से, जो इंग्लैंड में हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, उसी का वही बात जो एक्ट में था वो उठा लिया गया है। तो कुछ बातें आपको क्राउन किंग वगैरह वगैरह सुनने को मिलेगा, वो वहां होता था, भारत में ये सब नहीं चलता। तो हम लोग को ये सब चीजें कुछ देखनी है। फर्म नेम में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो फर्म नेम में सबसे पहले क्राउन नहीं होना चाहिए, इंपरर नहीं होना चाहिए, इंप्रेस नहीं होना चाहिए, इंपायर नहीं होना, इंपेरियल नहीं होना चाहिए, किंग क्वीन रॉयल, कोई भी वैसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिससे पता चले आपका गवर्नमेंट सपोर्ट है, गवर्नमेंट पैट्रॉन्स है, आपका गवर्नमेंट सपोर्ट है, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आपके फॉर्मूले में भारत वर्ड नहीं होना चाहिए, ये सब वर्ड से नहीं होना चाहिए जिससे पता चले क्या, जो भारत सरकार से सपोर्ट ले रहा है। हालांकि एक बात याद रखने चलना है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कंसेंट दे दे तो ये सारा नाम हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जो कंसेंट देना पड़ेगा वो राइटिंग में देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा मित्रों, राइटिंग में देना पड़ेगा, तब ये नाम भी आप यूज कर सकते हैं। तो रॉयल टाइगर्स नाम अलाउड होगा क्या, आंसर नहीं, रॉयल नाम भी अलाउड नहीं होगा, रॉयल नाम भी अलाउड नहीं होगा। अब चलो, अब है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार के बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट जाता है, रजिस्ट्रार बोलेगा ओ हो जरा सा डॉक्यूमेंट तो देख लूं, पहले डॉक्यूमेंट तो देख लूं कैसा है, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को देखेगा, देखने के बाद सेटिस्फाइड होगा कि स्टेटमेंट कंप्लीट है, प्रॉपर फॉर्म एंड फीस आ गया है, पैसे आ चुके हैं, और फॉर्म जो यूज किया है वो प्रॉपर है, बढ़िया, मतलब जो फॉर्म नंबर 1 यूज होना चाहिए था वही फॉर्म नंबर 1 यूज हुआ है, और जितने जो पार्टिकुलर्स थे यानी कि फॉर्म नेम, फॉर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का नेम, ये सारे कुछ भी अगर सही है, सब कुछ चंगा सी, तो उस केस में क्या करेगा, ये अपने रिकॉर्ड एंड एंट्री, मतलब अपने रजिस्टर में जिसमें वो सारे फॉर्म के बारे में डिटेल लिख रहा था, जिसमें सारे फॉर्म का डिटेल लिखा गया है, उसमें एक नया एंट्री कर देगा कि आज से ये भी फॉर्म है, आज से ये भी एक फॉर्म है, वो लिख के दे देगा, वो क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा, ठीक है। और कौन सा चीज आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम लोगों को क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आप बोलता है कि किस डेट को मानेंगे कि हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है, किस डेट को हम लोग रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव मानेंगे, तो बोल रहा है क्या, रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी कंप्लीट ऑन द, अगर आप करेक्ट एप्लीकेशन भेज रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हम लोग उसी दिन मान लेंगे जिस दिन आपने फॉर्म को सबमिट किया है, क्योंकि जब करेक्ट एप्लीकेशन है तो सिर्फ एंट्री करना, मतलब रजिस्टर में एंट्री करना रजिस्ट्रार का एक रूटीन काम है, तो उस केस में हम लोग इसको क्या मान लेंगे, जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म सबमिट किया, उसी दिन हम लोग मान लेंगे कि आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन एक बात याद करो, अगर आपने इनकरेक्ट फॉर्म अगर सबमिट किया है तब, तो जब एक्चुअल में, क्योंकि उस केस में बहुत सारा रीसबमिशन वगैरह भी होगा, बार बार आपको फॉर्म में कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा, उस केस में जब एक्चुअल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन को हम लोग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानेंगे। तो बोला है कि नॉर्मली केस में रजिस्ट्रेशन डीम टू कंप्लीट द मोमेंट ऑफ करेक्ट एप्लीकेशन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, अगर करेक्ट एप्लीकेशन आपने दिया है तो जिस दिन आपने दिया है उसी दिन को हम लोग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन डीम टू बी कंप्लीट मान लेंगे, क्योंकि एंट्री करना रजिस्टर में एक रूटीन मैटर है, एक रूटीन मैटर है, किसका रूटीन मैटर है भैया, तो रजिस्ट्रार का एक रूटीन मैटर है। अब है कि
अगर आपने सूट किया है, अगर आपने केसेस किए हैं, क्या केस कर सकते हैं? क्या भाई एक रजिस्टर्ड फर्म ही सिर्फ केस कर सकता है, अनरजिस्टर्ड फर्म केस कर ही नहीं सकता है। तो आप देखो, अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसने केस फाइल कर दिया, क्या वो केस फाइल कर सकता है? क्या आंसर है? आंसर है केस फाइल तो कर ही नहीं सकता था। तब उस केस में क्या कर सकता है? तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, अपना जो केस किया हुआ है उसको विड्रॉ करेगा, पहले जाएगा कोर्ट, केस को विड्रॉ करेगा, फिर क्या करेगा, अपने फॉर्म को रजिस्टर करवाएगा, फिर से केस करेगा, फिर से केस करेगा। यही 3 स्टेप हैं। मतलब अगर फॉर्म आपका रजिस्टर नहीं था, आपने केस कर दिया, उस केस में क्या होगा, आपको सबसे पहले केस को विड्रॉ करना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है, उसके बाद फिर से केस फाइल करनी है। यही बात लिखा हुआ है। ओके ओके ओके। कि अब बात है कि लेट रजिस्ट्रेशन विद पेनल्टी, यहाँ पे पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ लेट फीस है, लेट फीस। तो अगर आप फॉर्म को अगर देर से क्या करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो कितना लगेगा? तो भाई 100 रुपया हर साल का लगेगा। और पार्ट टाइम 3-4 महीने भी अगर हो गए तो उस केस में भी आपको 100 रुपया लगेगा। तो बोला कि नॉर्मली आपको फॉर्म को विद इन 1 ईयर रजिस्टर करवा लेना चाहिए था, लेकिन 1 साल बाद भी नहीं करवाया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई खराबी नहीं है। लेकिन बस आपको हर साल जितना डिले करोगे उसमें 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, उसमें 100 रुपया हर साल का आपको देना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा? सिंपल बात है, आप केस नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं करवा सकते हो। ये सब आपकी मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ता है आपको, मतलब कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा ना बनी। तो ये बात है, यही बात बोल रहा है, ये कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? आप केस नहीं कर सकते। किस पे केस नहीं कर सकते? अपने पार्टनर्स पे। पार्टनर पे केस नहीं कर सकता। आपका फॉर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, सॉरी। और पार्टनर फॉर्म पे भी केस नहीं कर सकता। क्या आप थर्ड पार्टी पे केस कर सकते हो? नहीं, आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या थर्ड पार्टी आपका बजा सकता है कभी भी? हाँ, कभी भी बजा सकता है। थर्ड पार्टी तो आपका कभी भी बजा के चला जाएगा। तो हाँ, लेकिन आप नहीं बजा सकते थर्ड पार्टी का, यानी कि आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी आप पे केस कर सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन हो ना हो इससे इंपैक्ट नहीं है। पार्टनर डिसोल्यूशन तो करवा सकता है, डिसोल्यूशन के लिए केस फाइल कर सकता है, इतना याद रखना है, डिसोल्यूशन के लिए तो केस फाइल कर सकता है। ठीक है, क्या ये क्लियर है? तो भाई एक बात समझो, और सेट ऑफ भी नहीं करवा सकते हो। हम लोग अपना सेट ऑफ भी नहीं कर सकते थर्ड पार्टी से। मतलब मान लो हम लोगों को कुछ पैसा, हम उसको भी लेना, उससे भी लेना है और हमको भी कुछ पैसा देना है, तो इस दोनों को हम लोग सेट ऑफ कल्टिवेटी नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग को फॉर्म को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन 100 रुपया से कम का क्लेम है तो वो हो जाएगा। चलो यही सब लिखा हुआ है, देख लेते हैं। अब बोला कि अंडर इंग्लिश लॉ रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। अगर नहीं करवाओगे तो पेनल्टी लग जाएगा, भारी अमाउंट ऑफ पेनल्टी लग जाएगा। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगता। वो 100 रुपया लगता है वो लेट फाइन के रूप में लगता है, पेनल्टी उसको नहीं बोलेंगे हम लोग। तो बोला क्या, नॉन रजिस्ट्रेशन से कुछ डिजेबिलिटी जाती है, जो कि कहां पे लिखी हुई है? सेक्शन 69 में लिखी गई है, सेक्शन 69 में लिखी गई है। आज डिजेबिलिटीज ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन, कौन सा डिजेबिलिटीज है? पहला, नो सूट बाय फर्म और पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। क्या थर्ड पार्टी पे आप केस कर सकते हो? क्या फर्म केस कर सकता है? क्या पार्टनर्स केस कर सकते हैं क्या थर्ड पार्टी पे? आंसर जी नहीं, ना पार्टनर ना फर्म केस कर ही नहीं सकते थर्ड पार्टी पे। एन अनरजिस्टर्ड फर्म और पार्टनर ऑन द बिहाफ कैन नॉट फाइल सूट। कौन सा सूट भाई? सिविल सूट। सिविल सूट नहीं फाइल कर सकते। क्या क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं? क्या क्रिमिनल केस, मान लो कोई चोरी किया है, एक पार्टनर ने चोरी किया है पार्टनरशिप फर्म में, उसको हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे? क्रिमिनल केसेस। क्या उसके लिए फाइल कर सकता है? क्या आंसर जी उसके लिए फाइल कर सकता है। लेकिन ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप नॉर्म्स, ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, इस कारण से नहीं कर सकते। मतलब सिविल सूट नहीं फाइल कर सकते, क्रिमिनल केसेस फाइल कर सकते हैं, ये याद रखना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा क्रिमिनल केसेस के लिए फाइल कर ही सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था। अब आता है कि नो राइट टू सेट ऑफ, आप क्या कर नहीं सकते? सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज ये आपका फॉर्म है,
ये आपका फॉर्म है। और ये है थर्ड पार्टी। ये कौन है भाई? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से आपको 10 लाख रुपए लेने हैं। और थर्ड पार्टी को देने कितने हैं? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए तो टेक्निकली देखा जाए तो आपको 90 लाख ही ओनली देने हैं। कितने देने हैं? मात्र और मात्र 90 लाख रुपया देना है। लेकिन हम लोग दे नहीं रहे हैं तो थर्ड पार्टी केस कर दिया, कोर्ट चला गया। कहां चला गया भैया? कोर्ट चला गया। ये चला गया कोर्ट, और कोर्ट में जाके बोल रहा है कि जज साहब ये तो मेरा पैसा नहीं दे रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म बोलता है कि हाँ हम देने के लिए, हम अब कोर्ट की बात आ गई तो हम लोग बोले कि चलो दे ही देते हैं, हम देने के लिए रेडी हैं। तो हम लोग बोला कि 90 लाख रुपया ले लो। वो बोला कि नहीं हमको तो 1 करोड़ चाहिए। बोले जज साहब कैसी कैसी बातें हो रही है ये, हम 1 करोड़ कैसे दे देंगे? यहाँ पे 90 लाख ही देना पड़ेगा हमको। तो बोलता है कि भाई आपका फॉर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो पूरे 1 लाख रुपए, पूरे 90 लाख रुपए आपको देने पड़े, सॉरी पूरे 1 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा। आप सेट ऑफ ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन अगर आपका जो अमाउंट है वो कितना है? 100 रुपए से कम, 100 रुपए या उससे कम, तो आप सेट ऑफ करवा सकते हो। मान लो 70 रुपए मात्र थे, 70 रुपए मात्र थे, तो क्या हम लोग 1 करोड़ रुपए में से 70 रुपया डिडक्ट कर सकते हैं? हाँ, वो अगर क्लेम ही 100 रुपया से कम का था वो सेटअप करवा सकते हैं। लेकिन क्लेम अगर 10 लाख है, मतलब 100 रुपया से ज्यादा कुछ भी है, 10,000 है, 5,000 है, कुछ भी है 100 रुपये से ज्यादा, तो वो सेटअप नहीं हो सकता। यही बात लिखा हुआ है, यही बातें लिखी हुई है। आ जाओ मित्रा दी गड्डी अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेगी। आ जाओ भैया। नो सूट बाय पार्टनर अगेंस्ट फॉर्म ऑफ को पार्टनर। क्या एक पार्टनर फॉर्म पे केस कर सकता है? क्या अपने को पार्टनर पे केस कर सकता है? क्या आंसर ही नहीं, सिविल सूट तो कर ही नहीं सकता है। यही बात लिखा हुआ है। क्या थर्ड पार्टी आपकी बजा सकता है? हाँ, थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फॉर्म रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, थर्ड पार्टी आप पे केस कर सकता है। हाँ, अब थोड़ा सा इसी को डिटेल में देखना है। डिटेल में कुछ खास नहीं है, वही सारी बातें हैं। फॉर्म नॉट रजिस्टर्ड है तो केस कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। ऑल पार्टनर सुइंग मस्ट मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स एज ए पार्टनर। जो भी, एक बात साथ याद रखना, फॉर्म को केस करने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए, फॉर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात है, जितने पार्टनर्स केस कर रहे हैं, पार्टनर्स जितने भी केस कर रहे हैं, उनको रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में उनका नाम रहना चाहिए, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में नाम रहना चाहिए। ठीक है। अब नो राइट ऑफ सेट ऑफ और अदर कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम। अब सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। सेट ऑफ क्लेम कितने से ज्यादा नहीं कर सकते भाई? 100 रुपए तक का क्लेम करना, मतलब 100 रुपए तक का अगर आपका ऑलरेडी क्लेम है तो वो कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि 100 रुपया घटा के हम लोग सेटअप करेंगे, ये रूल नहीं है। अगर क्लेम ही 100 रुपए तक का है तब वो आप सेटअप कर सकते हो। अगर 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम है तो आपको सेटअप करना अलाउड नहीं है। नो पार्टनर कैन सू फ्रॉम अदर को पार्टनर। क्या अदर को पार्टनर्स आप पे केस कर सकते हैं? क्या नहीं। क्या पार्टनर्स फॉर्म पे केस कर सकते हैं? आंसर इज नहीं। लेकिन हालांकि वो 2 चीजों के लिए तो कर ही सकते हैं केस, जो है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, वो केस कर सकते हैं फॉर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए, एंड अकाउंट्स के सेटलमेंट के लिए अगर फॉर्म ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है। अगर फॉर्म ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है तो इस केस में अकाउंट्स के सेटलमेंट, मतलब मेरा पैसा दे दो, मेरा शेयर का एसेट्स में जो शेयर है वो दे दो, उसके लिए आप कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज के लिए आप केस नहीं कर सकते हैं। क्या थर्ड पार्टी केस कर सकता है? क्या हाँ, तो भाई थर्ड पार्टी केस कर ही सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्म रजिस्टर्ड है या फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही जो आया भी था एग्जाम में। बोल रहा है क्या, अगर फॉर्म अनरजिस्टर्ड है और उसने केस फाइल, मतलब एक फॉर्म अनरजिस्टर्ड है और उसका पार्टनर ए जो है वो अपने पार्टनर बी पे केस कर रहा है, स्टोलन ऑफ गुड्स किया, गुड्स को स्टील किया, गुड्स को चुराया है, इसलिए वो केस करना चाह रहा है। क्या वो केस कर सकता है? क्या आंसर यस, वो केस कर सकता है। आंसर यस, ये केस कर सकता है क्योंकि ये क्या है, सिविल सूट है। और सिविल सूट को कोई दिक्कत, सॉरी ये केस कर सकता है क्या? आंसर इज नहीं, ये केस कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है। तो ये केस, इस केस में केस फाइल हो सकता है, केस फाइल हो सकता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है तो इसमें केस फाइल हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो सेक्शन 69 only bars civil suit to enforce contractual. It does not prevent criminal action. But in the case a filed suit against British for the stealing of goods in the firm which is criminal offense, hence suit किया जा सकता है। आ जाओ भैया, तो देख लो ये कंसेप्ट के समरी जरा देख लो 1 मिनट में। 1 मिनट में जरा समरी देखना, समरी देखना 1 मिनट में। हाँ जी समरी देख चुके हैं क्या आप लोग? हाँ 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 समरी देख चुके हैं। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि क्या क्या डिजेबिलिटी है, मतलब एक्सेप्शन टू द डिजेबिलिटी, मतलब फार्म अनरजिस्टर्ड भले ही हो लेकिन क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड है। फिर भी देखो भाई क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड है। इवन दो अनरजिस्टर्ड फॉर्म फेसेस सेवरल डिसेबिलिटीज, बट कुछ कुछ चीजें तो क्या है आपका फॉर्म अनरजिस्टर्ड भी रहेगा फिर भी अलाउड रहेगा। तो यही बातें बोल रही है कि नॉन रजिस्ट्रेशन अफेक्ट नहीं करता। क्या क्या चीजों को देख लो भाई, क्या क्या चीजों को अफेक्ट नहीं करता है। सबसे पहली बात, राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू फॉर्म। क्या थर्ड पार्टी बजा सकता है? क्या हाँ जी, थर्ड पार्टी कभी भी बजा सकता है, थर्ड पार्टी बजा के चला जा सकता है। यही बात बोला कि थर्ड पार्टी आपको कभी भी केस कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या पार्टनर लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए केस कर सकते हैं? हाँ, भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड है, पार्टनर लोग डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रियलाइजेशन के लिए केस कर सकते हैं। क्या अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, क्या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल असाइनी है, क्या वो एसेट्स में पार्ट ले सकता है? हाँ भाई ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो भाई, आप ऑफिशियल असाइनी आया है, बोला कि देखो पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया, हम लोग एसेट्स बेचना चाह रहे हैं, इसका शेयर जो है पार्टनरशिप फॉर्म में उसको हम लोग बेचना चाह रहे हैं। और आप बोलोगे कि नहीं बेच सकते क्योंकि फॉर्म तो अनरजिस्टर्ड है ना। क्या बोले, क्या कर रहा है तू? ऐसे होता है, फॉर्म अनरजिस्टर्ड होना इतना बड़ा हो गया कि कोर्ट के आदेश जो है, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जो है ऑफिशियल असाइनी, उसको रोक दे। बोला ये सब नहीं चलेगा, ये सब बिल्कुल ना चलबे। यही सब बोला कि ये नहीं चलेगा। तो भाई ऑफिशियल असाइनी कभी भी क्या कर सकता है, एसेट्स बेच सकता है और प्रॉपर्टी रियलाइज कर सकता है अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो। अगर सूट जो है, जो उसमें हमारा क्लेम है 100 रुपए से कम है, तो क्या ऐसे क्लेम के लिए हम लोग का इतना कोई दिक्कत है? क्या नहीं नहीं ये तो चिंदी अमाउंट है, इसके लिए अलाउड करो अलाउड करो अलाउड करो। तो यही बात है कि ये अलाउड है। 100 रुपए से कम का क्लेम है तो ये सॉर्ट ऑफ करना अलाउड है। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई इंसान मर गया है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कोई पार्टनर मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो ना मतलब क्या करना चाहते हैं, वो फर्म में को उनको पैसा नहीं दे रहा है फर्म, तो क्या वो फर्म के अकाउंट्स के लिए केस कर सकते हैं, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए केस कर सकते हैं? क्या आंसर यस, वो कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये 4 चीजें अलाउड है भले ही फर्म, ये 5 चीजें अलाउड है भले ही फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है। पहला, थर्ड पार्टी यहाँ पे केस कर सकता है। पार्टनर लोग ना क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए केस कर सकते हैं। ऑफिशियल असाइनी के राइट को ये मतलब दिक्कत नहीं करता है। सूट जो है मतलब जो भी क्लेम है 100 रुपए से कम के, वो क्या हो सकते हैं, सेट ऑफ हो सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के राइट्स को ये अफेक्ट नहीं करता है। अब ये अच्छा एक कंसेप्ट है क्या कि कस्मेंटेबिलिटी ऑफ सूट। सूट कर सकते हो क्या आप, केस कब कर सकते हो? मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट बाय फर्म, फर्म केस कब कर सकता है? तो बोला कि फर्म को केस करने के लिए 2 कंडीशन का होना आवश्यक है। पहला, फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड, फर्म को रजिस्टर होना चाहिए। और जितने भी करेंट पार्टनर्स हैं वो जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार जो मेंटेन कर रहा होगा फर्म्स को, जो फर्म के रजिस्टर को मेंटेन करना हो रहा होगा, तो उसमें सारे के सारे पार्टनर की डिटेल भी हम लोग देते हैं। तो बोला है कि जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा होगा उसमें सारे के सारे पार्टनर्स, जितने भी करंट पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के, वो अपडेटेड होने चाहिए, मतलब उनका नाम उसमें दिखना चाहिए, उनका नाम उसमें दिखना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो आप फर्म आराम से केस कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करो फर्म रजिस्टर्ड है लेकिन कोई पार्टनर उसमें दिख नहीं रहा है, मतलब एक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है वो उसमें दिख नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा?
उस केस में ये होगा कि पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से केस कर ही नहीं सकता है। तो उस केस में क्या उपाय है, तो आप उस केस में अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स केस कीजिए। उसके केस में क्या कीजिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स केस कीजिए। क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने नाम से केस कर सकते हैं? हाँ, तो दो तरीके से केस हो सकता है, सुनो। एक तो जब भी सूट होगा थर्ड पार्टी पे, तो फर्म अपने नाम से कर सकता है, या पार्टनर्स अपने नाम से केस कर सकते हैं। एज ए पार्टनर के कैपेसिटी में अपने नाम से केस कर सकते हैं। तो पार्टनर लोग अगर अपने नाम से केस करेंगे तब ये जो है, तब हम लोग उस, हालांकि फॉर्म तो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए ना। तो आपका फॉर्म रजिस्टर्ड है, मान लो एक पार्टनर नहीं है, मान लो एक पार्टनर मर गया, ठीक है, तो हमारे दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर अभी भी एग्जिस्टिंग है। तो ये दो पार्टनर अपने फर्म के बिहाफ में अपने नाम से केस कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आंसर यस कर सकते हैं, फर्म तो रजिस्टर्ड है ही, और ये दोनों पार्टनर रजिस्टर ऑफ फर्म्स में इनका नाम है ही, तो ये पार्टनर लोग अपने नाम से केस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है, एक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है, और फर्म, ये नया पार्टनर का एडमिशन जो है, इसका नाम जो रजिस्टर ऑफ फर्म से लिखा ही नहीं गया, फर्म रजिस्टर्ड है लेकिन नया पार्टनर का एडमिशन हो गया, इसका नाम अपडेट नहीं किया गया रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, रजिस्ट्रार के पास अपडेट नहीं किया गया, तो क्या फर्म अपने नाम से केस कर सकता है? क्या फर्म अपने नाम से इस केस में केस ही नहीं कर सकता? कि बाकी पार्टनर्स अपने नाम से केस कर सकते हैं इस केस में भी? हाँ, बाकी पार्टनर चाहे तो अपने नाम से केस कर दें। यही बात लिखा हुआ है कि इफ ए पार्टनर डाइज, नो न्यू पार्टनर एडेड, रिमेनिंग पार्टनर सू ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। रिमेनिंग पार्टनर्स अगर केस कर रहा है बिहाफ ऑफ द फर्म, तो नो नीड ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन और अपडेट द रजिस्ट्रार, सूट इज मेंटेनेबल एज लॉन्ग एज स्विंग पार्टनर्स आर रजिस्टर्ड। स्विंग पार्टनर्स अगर रजिस्टर्ड हो तो केस किया जा सकता है। लेकिन इफ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विदाउट अपडेटिंग रजिस्ट्रार, तो क्या होगा इस केस में? फर्म अगर खुद से केस कर रहा है तो ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो इस केस में अगर रजिस्टर मतलब वो अपडेट नहीं है रजिस्टर, तो इस केस में फर्म केस ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल करंट पार्टनर्स चाहिए होते हैं रजिस्टर करने, मतलब ऑल करंट पार्टनर्स चाहिए होते हैं अपडेटेड रजिस्टर करने के लिए। तो एक केस दिया हुआ है कि एबीसी कंपनी रजिस्टर्ड इन ए पार्टनरशिप फर्म, कितने हैं? एबीसी पार्टनर्स हैं। 2018 में ए डाइज, 18 में तो क्या हुआ, ए मर गया बेचारा। 19 में बी एंड सी केस कर रहे हैं इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ, मतलब फर्म के बिहाफ में केस कर रहे हैं ए एंड सी, विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिया नहीं है और केस कर रहे हैं। क्या केस कर सकते हैं? क्या आंसर इज, कौन केस कर रहा है? पार्टनर लोग केस कर रहे हैं फर्म के बिहाफ पे। पार्टनर लोग रजिस्टर्ड है? क्या आंसर इज, पार्टनर लोग तो रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स पे दिख रहे हैं, अब फर्म भी रजिस्टर्ड है, तो पार्टनर लोग केस कर सकते हैं, क्या फर्म के बिहाफ पे कर सकते हैं? कोई मेंटेनेबल सूट किया जा सकता है। लेकिन अब इसी एग्जांपल में अगर देख लो, इसी एग्जांपल में देख लो, अगर 2019 में बीसी हैड टेकन ए न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर को आपने ऐड किया है जो कि डी है, एंड देन फर्म फाइल, यहाँ पे फर्म केस कर रहा है अगर विदाउट गेटिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में क्या होगा? केस को किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फर्म अपने नाम से केस ही नहीं कर सकता जबकि फर्म रजिस्टर्ड हो और साथ ही साथ सारे के सारे पार्टनर्स क्या है, अपडेटेड है, तभी केस कर सकता है, अन्यथा केस कर ही नहीं सकता। यही बात लिखा हुआ है। जबरदस्त है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं किधर किधर रे बाबा, अब हम लोग पहुंच चुके हैं डिसोल्यूशन पे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स पे। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? खत्म, ये रिश्ता अब खत्म हो चुका। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या होता था? याद करो सेक्शन नंबर 4, रिलेशन को हम लोग पार्टनरशिप करते थे। रिलेशंस बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप। अब ये रिलेशन खत्म हो चुका, रिश्ते खत्म हो चुके हैं। जब रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो फर्म भी खत्म हो जाता है। तो बोलता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फर्म का मतलब सारा एकदम खत्म हो चुका है, अब रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, रिश्ते एकदम खत्म हो चुके हैं, पूरी 100% ब्रेकअप हो चुका है। जब एकदम से रिश्ता खत्म हो जाए, आमी एकला चलोड़े, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब सब लोग अलग अलग हो गए हैं। लेकिन हमेशा रिश्ते खत्म नहीं होते, कभी कभी रिश्ते बदलते हैं।
जैसे कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी और आपने जब ब्रेकअप हो गया तो आपने बोला कि नहीं 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 नहीं, अभी भी हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे। अब ये क्या हो गया, रिश्ते बदल रहे हैं। अब रिश्ते बदल रहे, रिश्ते तो हैं लेकिन बदल गए, मायने बदल गए। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये सिर्फ है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि ये क्या है, ये इसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर मतलब सिर्फ रिश्ते के, मतलब पूरी तरीके से रिश्ता खत्म नहीं, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मतलब पूरी तरीके से रिश्ता खत्म, तलाक तलाक तलाक, पूरी तरीके से खत्म। अब ना मैं तुम्हें देखूंगा ना तुम मुझे देखना, हम दोनों एक दूसरे को अब देखेंगे नहीं ना, बातचीत करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सारा कुछ खत्म खत्म खत्म, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। अब है कि खत्म नहीं हुआ है, बस एक नई शुरुआत है, रिश्तों में कुछ नयापन है, इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पूरी तरीके से खत्म नहीं है, बस रिश्तों में चेंज आया है, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पूरी तरीके से हर चीज खत्म हो चुका, बिजनेस करना बंद, सब कुछ खत्म, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो बोला कि जब पूरा फॉर्म, अच्छा अब बताओ अगर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ क्या कहलाएगा, रिश्ते में चेंज। पहले जो कुछ लोगों के साथ रिश्ता था, अब रिश्तों में एक और नया पर्सन आ गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनर मर गया, क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक्सपल्सन होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कुछ नया चीजें हो रही है, मतलब पार्टनर रिलेशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग के रिश्ते में कुछ कुछ चेंजेस आ रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन पूरी तरीके से रिश्ते चेंज हो जाना, मतलब पूरी तरीके से रिश्ते का खत्म हो जाना, फर्म काम ही करना बंद कर दे रहा है, इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। अगर इंटायर फर्म्स स्टॉप एग्जिस्टिंग एंड बिजनेस रिलेशनशिप एवं ऑल पार्टनर्स इन, सारे रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बोल रहा है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स विल कंप्लीट एंड ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। सारा का सारा क्या हो रहा है भाई, रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं, द फर्म स्टॉप एग्जिस्टिंग लीगली, पार्टनर्स आमी एक्लोचोरुले सेपरेट वेज में चले जाएंगे। लेकिन इफ ओनली पार्टनर स्टाइल्स, मतलब रिश्तों में चेंज हो रहा है, तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। चलो भाई, तो भाई देख लेना, इसका डिफरेंस देख लो, इसमें कंप्लीट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फर्म्स, फर्म कंटिन्यू मतलब कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है बिजनेस करने के लिए। इसमें सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिश्ते के मायने बदल रहे हैं, रिश्ते का नाम बदल रहा है, या वाइंडिंग अप कब कहां होगा, वाइंडिंग अप होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स में। यहाँ पे क्या होगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, सारे एसेट्स बिक जाते हैं, कहां पे भाई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और मतलब बिजनेस बंद नहीं होता, रिश्ते बदलते हैं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स हमेशा ऑर्डर ऑफ कोर्ट से हो सकता है, हमेशा नहीं, लेकिन बहुत सारे केस में हम लोग जो ऑर्डर डिसोल्यूशन बाय फॉर्म्स बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट होगा, उसमें कोर्ट के ऑर्डर से बंद किया जा सकता है फॉर्म्स को। लेकिन अगर रिश्तों के बदलने की बात कोर्ट नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता है कि नया पार्टनर को एडमिशन करवा लो, पुराने पार्टनर को हटा दो, ये फालतू बातें वो सब कोर्ट नहीं बोलेगा। इसको डिसोल्यूशन ऑफ, बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स होगा तो रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स, ये बात बोल के चल रहा है। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स कहां पे होगा, तो फाइनल क्लोजर होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कभी भी क्या नहीं होगा भाई, फाइनल क्लोजर नहीं होगा। अब आते हैं मोड्स ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फर्म्स, फर्म को कैसे बंद कर सकते हैं हम लोग, फर्म को कैसे बंद कर सकते हैं हम लोग, तो मोड्स ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। बोला कि फर्म को बंद करने के लिए ध्यान रखो मित्र, मरने के दो ही तरीके हैं। डिसकंटिन्यूएशन मतलब फर्म क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म मर रहा है दोस्तों, फर्म आज से नहीं है, ओहो फर्म क्या जांच रहा है, हाँ फर्म जा रहा है। अब है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऐसे देखिए, याद करो, मैं बता रहा हूं, मरने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो आप खुद से मर जाते हो या कोई आपको मार देता है। जब आप खुद से मर जाते हो, खुद से कैसे मरते हैं हम लोग, या तो आपको गंभीर बीमारी हो गया,
या फिर आपने खुद से ही वॉलेंटरी एग्रीमेंट के थ्रू टिंग 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 खत्म। तो आप दो तरीके से खुद से मरते हो, नेचुरली एंड खुद से। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि लोग भी तो आपको मार देते हैं। आप बॉडी लेके बाजार में घूम रहे हो, अब बॉडी को अचानक किसी ने मार दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी तो है, मरना तो है ही ना, लेकिन किसी और ने आपको मारा है, यहां पे किसी और ने मारा है आपको। तो इसे मरने के दो ही तरीके, खुद से मर जाओ या कोई और मार देगा। सेम वे बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के भी मरने के दो ही तरीके हैं, खुद से मर जाओ, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कोई आपको मार नहीं रहा है, आप खुद से मर जा रहे हो। दूसरा कोई आपको मार दे रहा है, कोर्ट आपको मार दे रहा है। तो मरने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद से डिसॉल्व हो जाओ, खुद से मर जाओ, या आपको पार्टनर या आपका कोर्ट आपको बंद करवा देगा, मार देगा। तो सबसे पहले बोलेंगे हम लोग खुद से मरने के तरीके कितने हैं, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन के कितने तरीके हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। बोला कि डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में, जिसको वॉलेंट्री डिसोल्यूशन बोलते हैं, उसमें कितने होते हैं भाई? 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में। सबसे पहले आप एग्रीमेंट बना के मर रहे हो, एग्रीमेंट बना के मर रहे हो, इट मींस आपने एग्रीमेंट किया कि अब नहीं जिएंगे, अब मर जाएंगे, कितना दिन आखिर जिए हम लोग। तो ये कब हो सकता है? या तो चलते चलते आपको ऐसा लगे कि हम लोग को अब फर्म को बंद कर देना चाहिए, या फिर आपने पहले ही सोच रखा था कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म को बंद कर ही देंगे, कभी भी जब लोग बोलेंगे उस दिन हम लोग बंद कर देंगे। मतलब एक पार्टनर ने बोला चलो बंद कर देते हैं, दूसरे के मन में भी यही ख्याल था बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप में लिखा ही हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि बंद किया जा सकता है, बंद कर दे। मान लो नहीं लिखा हुआ था तो हम लोग कभी भी एग्रीमेंट करके बंद कर सकते हैं। हम लोगों ने एक नया एग्रीमेंट कर दिया पार्टनरशिप बंद करने का, तब भी कर सकते हैं। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट हम लोग फर्म को कभी भी क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग ऐसे बंद करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। Contract between partners includes any agreement in the partnership deed and separate agreement made later। तो कोई separate agreement बना के भी आप क्या कर सकते हो? इसको बंद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब है कि खुद से मर जाना, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अब है कि देखो ये है एक तरीके से सुसाइड, घर वालों सुसाइड, ये सुसाइड की बात एक तरीके से की जा रही है, लेकिन आप नेचुरली भी तो मरते हो। ओहो, नेचुरली की बात कर रहा है यहाँ पे। कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब आपका बॉडी में ही ऐसा कुछ हो गया, गंभीर बीमारी के शिकार कि आपका मरना पक्का पक्का है। अगर आप बिजनेस ही अनलॉफुल करने लगे, आप बिजनेस ही अनलॉफुल करने लगे तो आपका मरना पक्का पक्का है। आपका मरना क्या है? पक्का पक्का है। आपका मरना पक्का पक्का है। दूसरी बात, आपके सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, आपके सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो आप क्या हो गए? नेचुरली मर जाओगे, मतलब आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। चलो, तो ये 2 पॉइंट्स इसमें हम लोग को ध्यान में रखना है। जब आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए और के सारे पार्टनर्स क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए, तो आपका मरना पक्का पक्का है, मतलब कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तीसरा होता है क्या? सब कुछ सही चल रहा था लेकिन कुछ चीजें हो गई जिस कारण से मतलब जो चीजें हो भी सकती थी, कंटिजेंसी था, नहीं भी हो सकती थी, लेकिन हो गई वो चीजें, तो हमारा फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप बनाया था, वो फिक्स टर्म कंप्लीट हो गया, हम चाहते थे इसको कंटिन्यू भी कर सकते थे, नहीं भी कंटिन्यू कर सकते थे, कंटिजेंसी था। अब मान लो हम लोगों का क्या हुआ? फर्म क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। हम लोगों ने वो चीजें अपना ली, यानी कि अब हम लोगों ने बंद करने का सोच लिया कंटिजेंसी में, तो हमारा फर्म क्या होगा? बंद हो जाएगा। फिक्स एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। हम लोग पार्टिकुलर पार्टनरशिप थे, यहाँ ये फिक्स पीरियड पार्टनरशिप की बात हो रही है, ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप की बात हो रही है कि हम लोग पार्टिकुलर पार्टनरशिप थे और पार्टिकुलर वेंचर हम लोग का कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप बंद कर देंगे। डेथ ऑफ ए पार्टनर, 2 अपशकुन। अब ये अपशकुन है, मैंने बताया था कि नहीं, 2 पनौती लग जाना। पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया या पार्टनर का डेथ हो गया तो पनौती लग जाता है, फर्म को बंद कर दो, बंद कर दो। पहली बात है कि बंद करके निकल जाओ। अगर चलाना चाहते हो तो एग्रीमेंट में, मतलब अगर आपने पार्टनरशिप डील में लिखा हुआ है कि हम लोग फर्म को चलाना चाहते हैं तो सब चला सकते हैं, लेकिन अगर जनरली बंद कर देना चाहिए। पनौती लगे बंद कर दो। तो बोला कि पनौती लगने वाला पॉइंट, अगर डेथ ऑफ द पार्टनर हो जाए और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर हो जाए
आप शकुन है भैया, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। तो बोला कि अगर कंटिजेंसी के केस में हम लोग को 4 पॉइंट देखना है, 4 पॉइंट कौन सा देखना है, देखो 4 पॉइंट में हम लोग को यही देखना है। सबसे पहले अगर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है तो एक्सपायरी ऑफ टर्म हो जाए, पार्टिकुलर पार्टनरशिप था तो वो वेंचर कंप्लीट हो जाए। 2 पॉइंट पनौती वाला है, पनौती वाला मतलब इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर तो उसको बंद कर दो, और डेथ ऑफ द पार्टनर हो जाए पनौती तो उसको क्या कर दो, बंद कर दो। तो पनौती लगने वाला पॉइंट यानी 2 अपशकुन होगा तो बंद कर देंगे, 2 तो भाई नेचुरल बात है कि फिक्स टर्म के लिए थे और पार्टिकुलर थे तो बंद करना ही पड़ेगा। अब है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप एट विल, डिसोल्यूशन बाय नोटिस एट विल। अब है कि सब कुछ सही चल रहा था, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग स्टार्टिंग में जब आए थे तो जन्मों जन्मांतर का साथ लेके आए थे, सोचे थे कि हम लोग साथ में ही रहेंगे, जीवन भर अपने साथ रहेंगे, हम लोग कभी भी एक दूसरे का हाथ न छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वक्त के साथ हम लोग की भावनाएं बदल गई और हम लोगों ने एक रिटन नोटिस दे दिया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। और दूसरा पार्टनर भी कमाल की बात है कि वो भी हमारे साथ रहना नहीं चाहता है, वो भी बोला कि जाओ ना, हम भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अब दोनों लोग ऐसा कर दिए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बाय नोटिस बाय पार्टनरशिप एट विल, मतलब एट विल था लेकिन अब हम लोग इसको छोड़ना चाह रहे हैं। तो अदर पार्टनर्स डिसॉल्व करवा सकता है। डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, या तो नोटिस पे लिखा होगा जो डेट, उसी को हम लोग डेट ऑफ डिसोल्यूशन मानेंगे। अगर कोई भी डेट नहीं लिखा हुआ है तो जिस डेट को कम्युनिकेशन हुआ नोटिस भेजे हैं उसी डेट को डेट ऑफ डिसोल्यूशन हम लोग मान के चलेंगे। तो हम लोग का 4 केसेस हम लोग देखते हैं, किसमें 4 केसेस ही हम लोग देखते हैं डिसोल्यूशन बाय विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन में। पहला क्या, आप क्या करो, सुसाइड करो, एग्रीमेंट के थ्रू मर रहे हो, आपका मतलब नेचुरली मर रहे हो, आपका बॉडी ही खराब हो गया है, तो बॉडी का अनलॉफुल या और पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो कुछ कंटिजेंसी हो जाए, फिक्स टर्म है, फिक्स टर्म खत्म हो जाए, पार्टिकुलर पार्टनरशिप है तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप में वेंचर कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम लोग पार्टनर पनौती लग जाए, डेथ हो जाए, या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो जाए। और उसके बाद क्या, आपकी चाहत बहुत लंबे पीरियड के लिए थी लेकिन अचानक आपकी चाहत मर गई। चाहत मर जाना भी इंसान का मर जाना होता है। तो एट विल पार्टनरशिप अगर चाहत मर गया तो ये चाहत वाला पॉइंट है, चाहत ही खत्म हो चुकी है, अब एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, ये बात है, चाहत खत्म हो गई। तो ये तो सुसाइड एग्रीमेंट हो गया पॉइंट, पहले सुसाइड कर लिए, नेचुरली मर गए, चाहत खत्म हो गई, और कोई ना कोई कंटिजेंसी घटनाएं घटित हो गई, घटनाएं घटित हो गई। अब ये इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, घटना घटित हो गई। आ जाओ, ये हम लोग घटना, घटना यानी दुर्घटना, घटना कुछ ना कुछ घटना हो गया, तो ये 4 चीजें हम लोग देख के चलेंगे। अब है कि कोर्ट को, अब हम लोग खुद से नहीं मर रहे हैं, कोई और मार दे रहा है, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट हमको मार दे रहा है। कोर्ट कब मारेगा हम लोग को, 7 तरीके हैं। सारे के सारे पार्टनर अनसाउंड होंगे, सारे के सारे पार्टनर अनसाउंड होंगे। तो अब देखो भाई, इसमें कौन बोल सकता है, मान लो हमारा एक पार्टनर है अनसाउंड हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ये पार्टनर अनसाउंड हो गया भाई, इसके साथ काम कर ही नहीं सकते हैं। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर अनसाउंड हो चुका है, जब भी जाते हैं वो पागल पार्टनर कुत्ता हो चुका है, वो काटने के लिए दौड़ता है, वो काटने के लिए दौड़ता है पागल पार्टनर। तो हम लोग जज साहब को बोलेंगे, हे जज साहब इसके साथ रहना नहीं रह सकते, बंद कीजिए पार्टनरशिप हमको। दूसरा बाय नेक्स्ट फ्रेंड, उसके फैमिली फ्रेंड्स, उसकी बीवी, उसके वाइफ, आई मीन दोनों एक ही होता है, वो कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन जो है, आपको आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं, नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है, वो भी बोल सकते हैं कि इसको बंद करो, ये पार्टनरशिप को बंद करो। कैसे, बोला कि मेरा पति जिस फॉर्म में जा रहा है, वहां के पार्टनर लोगों ने मेरे पति को क्या कर दिया है, क्या कर दिया, पागल कर दिया। तो उसकी पत्नी ये बोल रही है, पति को पागल कर दिया पार्टनर लोग ने, फर्म को बंद करो, फालतू फर्म है, बेफालतू फर्म है ये। तो ये सब वो भी बोल के चल सकती है। परमानेंट इनकेपेबल हो गया, पार्टनर जो है परमानेंट इनकेपेबल हो गया, काम करने लायक ही नहीं है। बेचारे लोग का क्या हो चुका है, डिजेबल हो चुका है, पैरालिसिस या लॉन्ग टर्म इलनेस कुछ ना कुछ हो चुका है, ऐसा कुछ गंभीर बीमारी के शिकार हो गया पार्टनर कि काम करना उनके लिए उचित नहीं है। तो बाकी की पार्टनर्स क्या कर सकते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करवाने की बात कर सकते हैं। पार्टनर मिसकंडक्ट किया है, मिसकंडक्ट मतलब कुछ ऐसा काम किया है जो फर्म के लिए सही नहीं है। मान लो ऐसा काम क्या कर दिया, उसने कुछ ऑफेंस कर लिया, क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, फ्रॉड थ्रेट कर दिया, पब्लिक स्कैंडल कुछ कर लिया है, या मोरल मिसकंडक्ट, पब्लिकली ऐसा बिहेव किया है जिसको नहीं करना चाहिए। जैसा पार्टनरशिप फर्म का बहुत बदनामी हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का बहुत बदनामी हो रहा है, मिसकंडक्ट हो गया इस वजह से, तो हम लोग पार्टनरशिप फर्म को बदनाम
बंद कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि कोर्ट बंद कर दीजिए हमारे पार्टनरशिप फर्म को। क्या होता है ऐसे, मान लो ऐसा कुछ कांड किया पार्टनर कि लोग उसके नाम से हम लोग को थू थू कर रहा है कि एक किसका पार्टनर है रे, किसका पार्टनर है तू, छी 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 छी। अब ऐसा बोल रहा था, हम लोग बोले कि जज साहब हम नहीं सह सकते बदनामी, प्लीज बंद कर दीजिए। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, लगातार एग्रीमेंट की अवहेलना हो रही है भाई मेरे, मतलब मान ही नहीं रहा लोग, कोई भी लोग मान ही नहीं रहे। क्या चीज को मान नहीं रहे, किस चीज को मान नहीं रहे हैं, तो एग्रीमेंट को नहीं मान रहे हैं। एग्रीमेंट में कुछ लिखा है और ये लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे पैसा चोरी करके भाग जा रहे हैं, अकाउंट्स बना दिखाने से मना कर रहे हैं पार्टनर्स लोग, सारे के सारे पार्टनर एक्सेस कैश निकाल लेते हैं और गलत बुक ऑफ अकाउंट्स बना के रखे हैं। इस केस में ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग पार्टनरशिप लायक नहीं है, ये लोग लगातार फर्म में क्या किए हैं भाई, फर्म में साथ में रहने के लिए है नहीं, ब्रीच कर रहे हैं बार बार। एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट, एक पार्टनर अगर अपना इंटरेस्ट बेच दे, अपना शेयर बेच दे, तो दूसरा पार्टनर बोल सकता है कि अब हम इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहेंगे क्योंकि इसने अपना इंटरेस्ट बेच दिया है, ऐसा वो बोल के चला जा सकता है। लगातार लॉसेज हो रहे हैं बिजनेस में, तो पार्टनरशिप फर्म को क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। लगातार लॉसेज होने की स्थिति में कौन रहेगा भाई, बंद किया जा सकता है। एंड लास्ट में क्या, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, हम लोग जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब कुछ भी ऐसे ग्राउंड्स जो कि वाजिब है कोर्ट के नजर में, जैसे कि कौन, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। डेडलॉक इन मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में ऐसी हो चुकी है बातें कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से एग्री ही नहीं कर रहा, एक बोल रहा है ये बात तो दूसरा बोल रहा है दूसरी बात, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं मान रहे हैं, तो पार्टनर से एग्री ही नहीं, तो इसको बोलते हैं डेडलॉक इन मैनेजमेंट। पार्टनर्स नॉट टॉकिंग टर्म्स, पार्टनर बात ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, एक पार्टनर जैसे ही बात करने आता है दूसरा बोलता वो भी उसके बाद बोलता बात ही नहीं कर रहे हैं। जब दोनों बात ही नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा, तो वाजिब है कि पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लॉस ऑफ सबस्टेटम मतलब क्या होता है कि फर्म का मेन ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है, मेन ऑब्जेक्ट था बिजनेस करना, लेकिन ये लोग रोज आके गांजा फूक रहे हैं, ये लोग गांजा फूक रहे हैं आके पार्टनरशिप फर्म में बैठ के ऑफिस में, मेन ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए, बंद कर दीजिए पार्टनरशिप फर्म को। एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज, ये लोग जुआ के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। बिजनेस मैन जो था इनको ये आए थे सेल परचेज ऑफ गुड्स का करने के लिए, लेकिन अब जुआ करने लगे हैं, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए। तो यही समरी है, देखो कौन कौन से किस बेसिस में हम लोग बंद कर सकते हैं, अनसाउंड माइंड्स के बेसिस पे, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट के बेसिस पे, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के बेसिस पे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल लॉसेस, एंड लास्ट में हम लोग का था जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे हम लोग बंद कर सकते हैं। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या है, डिसोल्यूशन का परिणाम क्या है, तो बोला कॉन्सिक्वेंस डिसोल्यूशन के का परिणाम यही है कि सारे पार्टनर अब खत्म, सारे पार्टनर का राइट एंड लायबिलिटीज खत्म, लेकिन कुछ कुछ राइट एंड लायबिलिटीज बने रहेंगे, बने रहेंगे, कुछ कुछ राइट एंड लायबिलिटीज बने रहेंगे। जैसे एक बात बोलो, एक पार्टनर से एक इंसान की अगर डेथ हो जाती है, सर सुबह सुबह कभी भी डेथ की बातें पहले सुन लो तो सही, एक इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार की उस प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। पहली बात तो ये कि उसका जो भी श्राद्ध क्रम है, जो भी उसके खत्म करने के तरीके हैं वो अच्छे से कर ले, और उसकी जो अंतिम इच्छा थी वो पूरा कर दे। मान लो उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके पैसे को यूटिलाइज किया जाए, दान दक्षिणा दे दिया जाए, उसके अस्थियों को गंगा में बहा जाए, कुछ भी ऐसा उसका हो सकता है उसके, तो वो किया जाए, वो किया जाए, तो उनकी अंतिम अभिलाषा पूरी की जाए और उनका मतलब जो भी श्राद्ध क्रम है वो किया जाए। बेसिकली इतना दो काम तो परिवार की जिम्मेदारी होती है ना, कुछ भी मरने वाले इंसान के लिए। तो यही बात बोला है कि सारे राइट एंड लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ राइट एंड लायबिलिटीज रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब डिसोल्यूशन पे भी कौन कौन सा कॉन्सिक्वेंस, पहला लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन, क्या लायबल रहेगा। पहली बात, पार्टनर्स कब तक लायबल रहेंगे, पार्टनर्स कब तक लायबल रहेंगे, तो जब फर्म के डिसॉल्व होने की सूचना सब लोगों को नहीं बता दिया जाए, पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दे दिया जाए, तब तक सारे के सारे पार्टनर क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, ये बात बोल रहा है।
लेकिन एक बार पब्लिक नोटिस दे दिया तो पार्टनर लायबल नहीं रहेंगे। तो ये क्यों देना जरूरी है पब्लिक नोटिस? तो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेचारा थर्ड पार्टी इनोसेंट बंदा, उसको तो पता हो जाना चाहिए ना जब फर्म डिजॉल्व हो चुका है, नहीं तो उसको कोई पार्टनर ही ठग ले। और दूसरा, कोई ऐसा इनोसेंट पार्टनर भी जो भी चाहता है कि अब लायबिलिटी से हट जाऊं, फर्म डिजॉल्व हो गया भाई, फालतू फर्म था, नल्ला फर्म था, इसके कारण अब हमको नहीं देखना है, तो उसको अपना लायबिलिटी को खत्म करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये है कि आप क्या लेके चलो, पब्लिक नोटिस देके चलो इनके फायदे की बात के लिए। लेकिन अगर पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया तो ये लोग लायबल नहीं होंगे जो कि पार्टनर क्या हो चुके हैं, जो डिसीज्ड हो चुके हैं। जो पार्टनर डिसीज्ड हो चुके हैं उनका कोई लायबिलिटी नहीं होगा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं उनका कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा, और स्लीपिंग पार्टनर का कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा। जो अननोन टू आउटसाइडर हैं उनका कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा, भले ही पब्लिक नोटिस आपने नहीं दिया है। अब है कि राइट टू हैव बिजनेस वाउंड अप। बोला कि अगर डिसोल्यूशन होता है तो एवरी पार्टनर हिज रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले प्रॉपर्टी का यूज क्या करेंगे, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे पार्टनरशिप के डेट को चुकाने के लिए, और अगर कुछ पैसा बच जाए तो अपने में एक दूसरे में बांट लेंगे। तो पहली बात है कि ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक नोटिस इनको देके चलना चाहिए। पब्लिक नोटिस अगर एक बार दे दिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, जबरदस्त, सब कुछ खत्म। तो पहला लायबिलिटी आपका क्या है, आपको पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए। दूसरा आपको काम क्या करना है, बिजनेस को वाउंड अप, बिजनेस के एसेट्स को बेच देना है, और क्या कर देना है, बिजनेस के मतलब सारे डेट्स को चुका देने हैं, और जितने भी पैसे बचे तो एक दूसरे में बांट लेना है। कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी, अब है कि कुछ काम, दो काम अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। एक तो क्या आपका पब्लिक नोटिस देने का काम है, दूसरा काम क्या है, आपको बिजनेस को वाउंड अप करने का काम है। बिजनेस को खत्म करने के लिए आपको एसेट्स बेच दो, मरने वाले इंसान का एसेट्स बेच के उसका श्राद्ध कर्म कर दो, तो यही बात है, उसके डेट वगैरह चुका दो। ऐसा नहीं बोले कि पैसा खा के मर गया था, तो यही बोला कि ये सब काम कर दो। तीसरी बात, अब उसका वाइंडिंग अप अफेयर्स, मतलब श्राद्ध क्रम करने की जिम्मेदारी तो है ना आपकी, उसके श्राद्ध क्रम करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। आप टू टर्न ऑन लोकेशन सर्विसेज। ओहो, मुझे नहीं पता कि आप कहां हैं। ये क्या कर रहा है? अब आ जाओ भाई, कहां चले गए थे? हो आ जाओ तो भाई, श्राद्ध क्रम करने की जिम्मेदारी, वाइंडिंग अप प्रोसेस करने की जिम्मेदारी आप ही की है। दूसरा, अनफर्निश्ड जो भी ट्रांजैक्शन था, अंतिम ख्वाहिश जो था अनफर्निश्ड ट्रांजैक्शन, उसको भी कंप्लीट करने की जिम्मेदारी बाकी के सारे पार्टनर्स की ये जिम्मेदारी है कि ये काम करके चले अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो। एक चीज हालांकि याद रख के चलना, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है वो पार्टनर जब से इंस्टॉलमेंट हो गया पार्टनर, तब से वो हमारा पार्टनर नहीं था। जैसे डेट ऑफ एजुडिकेशन हुआ हमसे उसका रिश्ता टूट गया है, लेकिन वो इंसान अभी भी ये सदमे को सहन नहीं कर पा रहा है, हमसे अलग होना सहन नहीं कर पा रहा है, और सबको बताते चल रहा है कि हम भी इस फर्म के अभी भी पार्टनर हैं, और ये बोल के थर्ड पार्टी से पैसा उठा ले रहा है, थर्ड पार्टी से पैसा रिसीव कर ले रहा है। तो चूंकि अब तो वो मेरा पार्टनर है ही नहीं, तो फर्म तो लायबल होगा नहीं। लेकिन मान के चलो कुछ पार्टनर लोग थे, उनको ये बात पता था कि ये पर्सन खुद को पार्टनर बोल रहा है और फर्म के नाम पे काम कर रहा है, तो वो पार्टनर लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे उस इंस्टॉलमेंट पार्टनर द्वारा बोले गए बातों पे। यानी कि थर्ड पार्टी को पैसा थर्ड पार्टी पर इंस्टॉलमेंट से तो ले नहीं सकता, तो किससे लेगा? जिन दो को पता था ये बात, कुकृत्य के बारे में, कुकर्म के बारे में जिनको ये पता था, उनसे पैसा ले पाएंगे। ओके ओके ओके, चलो ये एग्जांपल है, देख के चलना। अब है कि मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, से अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा भैया, अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप रूल दे रहा है अकाउंट्स के सेटलमेंट के। पहला, जो भी लॉसेस हैं, लॉसेस में कौन से, पहले तो एक तो बिजनेस का लॉस, दूसरा कैपिटल में भी जो कमी हो जाती है ना, कैपिटल जो कम हो जाता है तो डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं, जो कि पार्टनर्स को अपने घर से लाना पड़ता है, वो सारे वो भी लॉस ही मानेंगे यहाँ पे इस सेक्शन के लिए। तो डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ लॉस, मतलब जो भी पेमेंट ऑफ लॉसेज हैं, सबसे पहले हम लोग क्या प्रॉफिट से चुकाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या प्रॉफिट से चुकाएंगे। कौन सा प्रॉफिट? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट आया है उससे चुकाएंगे। उसके बाद कैपिटल से चुकाएंगे,
और उसके बाद क्या होगा, अगर पैसा फिर भी कम पड़ गया तो पार्टनर लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पैसा लाएंगे इस चीज को चुकाने के लिए। एग्जाम्पल देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टोटल लॉस कितना है, 12 लाख का है। टोटल लॉस कितना है, 12 लाख का है। प्रॉफिट और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स 2 लाख का हुआ। टोटल कैपिटल 7 लाख का है। यानी हमारे पास पैसा तो 7 और 2 9, 7 और 2 9 लाख रुपए हमारे पास पैसे हैं। तो सबसे पहले 12 लाख रुपया लॉस है। 12 में से सबसे पहले हम लोग ना रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स दे देंगे, चला गया, अभी लॉस कम है। अब कैपिटल से सेट अप करेंगे ये लॉस को, कैपिटल लगा दिए। कैपिटल लगाने के बाद भी हम लोग का कितना पैसा, 4 लाख, कितने कम पड़ गए भाई, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कम पड़ गए। अब ये 3 लाख रुपए कहां से आएंगे, तो पार्टनर जो है, 2 पार्टनर जो है, नहीं 3 पार्टनर है, अपने घर से लाएंगे। कैसे रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पैसे लाएंगे। मतलब भावेश, जोया एंड कबीर जो है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने घर से पैसे लाएंगे लॉस को सेटल करने के लिए। तो अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ है इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हुआ है, तो आप पहले रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से चुकाओगे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट से चुकाओगे, दूसरा उसमें जो प्रॉफिट हुआ उससे चुकाओगे, मतलब रियलाइजेशन ऑफ एसेट से चुकाओगे बेसिकली। उसके बाद कैपिटल से चुकाओगे, और उसके बाद कुछ भी पैसा बचा तो पार्टनर्स अपने घर से लाएंगे। अब एसेट्स का क्या यूज होगा, जो भी एसेट्स है पार्टनरशिप फर्म का एसेट्स है उसका यूज क्या होने वाला है। तो जो भी एसेट्स है उसको सबसे पहले बात हम लोग उस सारे एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, और इससे हम लोग पैसा चुका देंगे जितने लोग हैं उनको। तो हम लोग किस किस को पैसा चुकाने वाले हैं बेसिकली, तो सबसे पहले एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को, जिसका हमारा फर्म ने पैसा रखा हो, जिस थर्ड पार्टी का पैसा हमारा फर्म ने रखा है उसको हम लोग पैसा चुका देंगे। दूसरा, पेइंग ईच पार्टनर, पार्टनर्स लोगों के लोन को हम लोग चुकाएंगे। जो पैसा ड्यू टू हिम है, पार्टनर्स के मतलब पार्टनर्स ने हम लोग को दिया है, पार्टनर्स का पैसा हम पे ड्यू है, पार्टनर्स का पैसा हम पे ड्यू है, वो पैसे को हम लोग चुकाएंगे। यानी कि जो पार्टनर ने हमको एडवांस और लोन देके चला हुआ है, पार्टनर अगर हमें एडवांस और लोन्स दिए हैं तो उन पैसे को हम लोग चुकाएंगे। तो पार्टनर्स का लोन, पहले सबसे पहले आउटसाइडर का लोन चुकाएंगे, दूसरा पार्टनर्स का लोन चुकाएंगे। तीसरा, अगर फिर भी पैसा बच गया तो कैपिटल अकाउंट में जो उनका कैपिटल पड़ा हुआ है उसको हम लोग चुकाएंगे। कैपिटल अकाउंट में पड़ा कैपिटल को चुकाएंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में जो पैसा उसको दे देंगे, भाई तू लेके जा, तो बिजनेस में पैसा लगाया था लेके जा, निकल। लास्ट में अगर पैसा कुछ बच रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट लेंगे। ओके ओके ओके, देखो भाई एग्जांपल देखो, बैलेंस शीट में क्या है, 30,000 क्रेडिटर है, लॉस लोन बाय तान्या, मतलब पार्टनर्स का लोन, पार्टनर ने लोन कितना दिया, 10,000 का, आउटसाइडर को 30,000 रुपए पैसा देना है, कैपिटल अकाउंट में 40,000 और 20,000 है। हमारे पास पैसा कितना है, सारा एसेट्स बेच के हम लोगों को मिला है 1,10,000 रुपए। तो 1,10,000 में से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दे देंगे किसको, 30,000 रुपए आउटसाइडर को दे देंगे। उसके बाद पार्टनर्स के लोन को चुका देंगे। अब कितना, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 40,000 और 20,000 रुपया दे देंगे, 40,000 और ए भाई निकल, 40,000 20,000 रुपया दे देंगे, 60,000 दे दिए। तो हम लोग अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं, ये है 40,000 और इधर कितना है 60,000, 1,00,000 रुपया दे चुके हैं 1,10,000 में से। तो अब बचा कितना, मात्र 10,000। तो इसको पार्टनर्स जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे और अपने घर ले जाएंगे। ये 10,000 जो रेसिडुअल अमाउंट है इसको बांट लेंगे। एक एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल है। अब मान लो देखो, फर्म में क्या है, XY पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली 1 by 1 हैज कंट्रीब्यूटेड। 2 पार्टनर है, पैसा लगाया है कितना, X है एंड Y है, ये लगाया 6,60,000 और ये लगा है कितना 40,000। टोटल कैपिटल कितना है भाई, टोटल हो गया इसका, टोटल हो गया 7 लाख। टोटल कितने लगाए हैं, 7 लाख। अब टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स है 2 लाख का, टोटल एसेट्स 2 लाख है। तो भाई इसमें अभी देखो, क्या हम लोग को आउटसाइडर को देना है, नहीं। क्या हम लोग को लोन देना है, नहीं। तो हम लोग को सिर्फ क्या देना है, 2 लाख। हम लोग को कितना देना है, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए तो हम लोग दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए तो है ही नहीं। तो हम लोग कितने दे पाएंगे भाई, हमारे पास कितना कमी हो रहा है, 5 लाख का कमी हो रहा है। ये 5 लाख किसको लाना पड़ेगा, पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। ये पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैसे लाएंगे, अगर ये पार्टनर्स कैसे लाएंगे पैसे को, तो जनरली ये लोग पैसे लाते कैसे हैं, जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली लाएंगे।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पैसे लाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में घर से पैसे लाएंगे। अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट है तो क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में भी पैसे ला सकते हैं क्या घर से? हाँ, कोई स्पेशल एग्रीमेंट है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में, यानी कि 6,60,000 मतलब 7 लाख में से 660 इसके एक्स का था और 40,000 था, तो ये रेशियो है, इसमें भी अपने घर से ये पैसे ला सकते हैं। जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे पैसे लाते हैं ये लोग। अगर इक्वली है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उसके समय इक्वली लाएंगे, ये बात अपने को देख के चलना है। आ जाओ भैया, अब है कि पेमेंट ऑफ डेट एंड सेपरेटेड। देखो अब ये लास्ट टॉपिक है अपना, ये बोला कि पेमेंट ऑफ फर्म डेट, पेमेंट ऑफ सेपरेटेड। तो दो टाइप के डेट हो सकते हैं फर्म में, एक पार्टनर्स का डेट, पार्टनर्स का पर्सनल डेट, एक फर्म का डेट। अब एक बात समझो, फर्म का कुछ डेट है तो फर्म का तो एसेट्स भी होगा ना, फर्म का एसेट्स भी होगा। अब पार्टनर्स का पर्सनल एसेट्स भी जीवन में तो कुछ ना कुछ होगा ही, मतलब पार्टनर्स का पर्सनल एसेट्स भी तो है ही। तो रूल एक ही है, फर्म का एसेट्स बिकेगा। सबसे पहले क्या होगा, फर्म का एसेट्स बिकेगा, फर्म का एसेट्स बिकेगा। फर्म का एसेट्स बिकने के बाद फर्म के डेट को दिया जाएगा। अगर कुछ पैसा बच गया तो उसे पार्टनर्स का पर्सनल डेट को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। अब पार्टनर्स का पर्सनल डेट को जैसे ही पूरा करेंगे तो हम लोग एक जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री कौन सा होगा हम लोग का? जनरल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे उतने पैसे से जितना फर्म उसको देगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, बैंक से हम लोगों ने पेमेंट किया है। तो हम लोग जब फर्म अगर पार्टनर्स के डेट को पूरा कर देगा तो ये जनरल एंट्री पास कर देगा। दूसरा, अगर लेट सपोज पार्टनर्स अपना पर्सनल एसेट्स बेच रहा है, पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स बेच रहा है, बेचो। तो उससे पहले तुम क्या करोगे, अपना पर्सनल डेट को, पार्टनर्स अपना डेट को पूरा करेगा। अगर फिर भी कुछ पैसा बच गया तो उसको क्या करेगा, फर्म के एसेट्स में फर्म का डेट को देने में यूज कर लेगा, फर्म के डेट को देने में यूटिलाइज कर लेगा। बस इतना ही था, बस इतना ही ये पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग। देखो यही बात बोला, फर्म्स का प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या, फर्म्स का डेट के लिए यूज होना चाहिए। अगर कुछ बता तो पार्टनर्स का सेपरेट डेट के लिए यूज होगा। पार्टनर्स का सेपरेट प्रॉपर्टी पहले फर्म्स के नहीं, पहले इसके पर्सनल डेट का यूज पे करने के लिए यूज होना चाहिए। अब बाद में फर्म्स के डेट को यूज पे करने के लिए इसका यूज होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, तो ये एग्जांपल आप देख के चलेंगे और इस तरीके से हो चुका है पूरा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट। तीनों का रिवीजन एकदम अच्छे से मैंने कंप्लीट करवाया है। एक बार ये देख लोगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कुछ भी डाउट नहीं आने वाला। अगर डाउट आए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए हाजिर हूं, हमेशा हाजिर हूं, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर आपको और रिवीजन वीडियो तो आते ही रहेंगे, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो अभी जाके करो। और अभी इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा के ही रहूंगा। तो अभी आप चैनल के साथ बने रहना, मेरे साथ बने रहना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जबरदस्त, हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सी वैभव साइनिंग ऑफ।